welcome to this special broadcast of The Hindu, and welcome to all the viewers and readers. Today we are at a special destination, a place which has always been considered a power center in Maharashtra's politics, and I have with me none other than the Shiv Sena UBT President Uddhav Balasaheb Thackeray. Uddhav Balasaheb Thackeray, thank you so much for making time and speaking to The Hindu. ये जो इलेक्शन है ये महाराष्ट्र के लिए काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसी चर्चाएं जो महाराष्ट्र में कभी देखने को नहीं मिली थी। आप खुद काफ़ी घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में मुद्दे क्या हैं? एक तो मैं बताना चाहता हूं कि अब दूसरी बार हम इस कॉम्बिनेशन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले बार जब हम लड़े थे तो पार्लियामेंट के चुनाव थे और काफ़ी अच्छा परिणाम उस वक्त महाराष्ट्र में हमें मिला था। अब तो महाराष्ट्र का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और कॉन्फिडेंस ऐसे कि अरे हाँ हम कर सकते हैं, इनको हरा सकते हैं। एक जो तानाशाही की बात थी, लग रहा था कि अरे बाप रे तानाशाह है तो कौन लड़ेगा, तो तानाशाह को भी हम हरा सकते हैं, तानाशाही खत्म कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र के बीच में अभी आया है, उभर कर आया है। और जो मुद्दे हैं वो जो मुद्दे लोगों के सामने हैं और चुनाव में होने चाहिए थे उसके ऊपर वो लोग अनदेखी कर रहे हैं। जैसे महंगाई का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है, फार्मर्स को उनको एमएसपी नहीं मिल रहा है वो अहम मुद्दा है, रोजी रोटी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ रोजी रोटी देने वाले उद्योग जो यहाँ थे, यहाँ आने वाले थे, वो गुजरात लेके जा रहे हैं। या ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और इसके खिलाफ अब महाराष्ट्र किसी की बात सुनने वाला नहीं है। हम जितना खुद घूमते हैं उतना हम भी देखते हैं कि चाहे एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस हो, विदर्भ में सोयाबीन हो या कॉटन की कीमतें हो, एमएसपी पे खरीदारी ना हो, ये सब मुद्दे हैं। लेकिन दूसरी तरफ माझी लाड़की बहन का इम्पैक्ट हो सकता है क्या, ये दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, माझी लाड़की बहन का इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना ऐसे है। जो महंगाई मार रही है वो लाड़की बहन के 1500 रुपये से उसमें कुछ होने वाला नहीं। इसलिए हम जो कह रहे हैं कि हम तो 1500 से ज़्यादा देंगे, वो कोई रिश्वत नहीं है, रिश्वत नहीं। लेकिन साथ ही साथ हम उद्योग यहाँ लाएंगे। कई सारे महिलाएं हैं, उनको उनका कहना है, मैं भी घूम रहा हूँ महाराष्ट्र में, वो तो कहते हैं कि साहब हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए, हमारे बेटे जो है, मेरा पति है, उनको रोजी रोटी मतलब उद्योग दे दो कुछ। ये ऐसे पैसे लेकर कहाँ तक जाएंगे हम लोग? और महंगाई तो रुकने का नाम नहीं ले रही, महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही है। जो भी मुद्दे इन्होंने 2014 में उठाए थे भाजपा ने कि बस हो गई महंगाई की मार, अब इनकी इतनी सब जुमले की मार इतनी हो गई है कि अब बस हो गई भाजपा की जुमलाबाजी। तो ये जो मुद्दे हैं वो अहम मुद्दे हैं और उस मुद्दे पर वो चर्चा होने नहीं देना चाहती, इसलिए वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी सभाओं में भी कह रहे हैं कि किसानों का जो मुद्दा है वो महाराष्ट्र में काफी अहम है। कांग्रेस ने कहा है कि 7,000 रुपए एमएसपी देगी सोयाबीन के लिए। मैंने भी कहा है। आप शिवसेना यूबीटी की तरफ से जो मैनिफेस्टो लाए हैं, जो काफी लंबा है, जिसमें आप छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर की बात कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन आपका महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या प्रॉमिस रहेगा? जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, मेरे सपनों में भी नहीं था कि मैं चीफ मिनिस्टर कभी बनूंगा। मैं बना और मेरा एक ही सेशन हुआ था एज ए चीफ मिनिस्टर नागपुर में। तो उस वक्त मैंने जो कुछ कहा था, मैंने पहला काम किया, मेरे जो फार्मर्स है उनको 2 लाख तक जो क्रॉप के ऊपर उन्होंने कर्जा लिया था उनको मैंने लोन फ्री किया था। 10 रुपये में कोरोना के समय में मोदी जी ने खाली थाली बढ़ाई, मैंने शिव भोजन दिया, भरी हुई थाली दी और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने की थी। कोरोना के समय में वो तो लॉकडाउन था, लेकिन पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 था अपने लोगों का और जनता की एक चिंता लेने वाला और निगाह रखने वाला। लेकिन फिर अब किसानों के लिए आपका क्या प्रॉमिस है? किसानों के लिए तो जैसे मैंने 2 दिन पहले कहा कि सोयाबीन हम एमएसपी देंगे 7,000, उस वक्त तो हमने दिया था। आज जितना आज 3,000-3,500 है, लेकिन उस वक्त मैं लोगों को पूछता हूँ, वो बोलते थे 6,000 था, 7,000 था। तो उस वक्त तो हमने देकर दिखाया था ना, लोन फ्री करके दिखाया था ना उनको, तो वापस हम देंगे।
कॉटन सोयाबीन को देंगे, कॉटन को भी उस वक्त क्या दाम मिल रहा था, आज क्या मिल रहा है, तो उस वक्त हमने अगर दिया था तो कम कैसे हो गया, किसने खाया बीच में पैसा? जो किसानों की काफी सारी संगठनाएं उनके बीच में मुंबई में बैठक हुई और उन सब ने आपको अपील की कि इस बार आपका पक्ष महाराष्ट्र के किसानों के साथ खड़ा रहे। क्या उनकी अपील थी और उस पे आपके पक्ष ने क्या किया? हमने मतलब महाविकास आघाड़ी और मेरे पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया है उसमें ये सारी बातें आई है। एक तो एमएसपी देंगे, किसानों को वापस लोन फ्री करेंगे, दिन में बिजली देंगे, ठीक है। फिर वो क्रॉप इंश्योरेंस की बात करें तो उसको ठीक से हम अभी जो हो रहा है कि पैसा तो गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, मान ली, लेकिन जो फार्मर्स है उनके हाथ में कितना पैसा मिलता है? 27 रुपये का चेक मिला, 47 रुपीज़ का, ये तो मजाक हो रहा है उनका। तो ये सारी बातें हम ठीक से करेंगे और उनका जो अधिकार है वो हम उनको दिलाएंगे। साथ ही साथ मैंने देखा है कि गरीब घर के जो बच्चे हैं, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, फीस नहीं भर सकते, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो सारे बच्चे हो या बच्ची हो, लड़का हो या लड़की हो, हम उनको मुफ्त में शिक्षा देंगे। आपके मैनिफेस्टो में आपने ये भी कहा है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज बिल्कुल का करेंगे। भव्य मंदिर बनाएंगे। बिल्कुल करेंगे। एक तरफ हमने देखा कि महाराष्ट्र में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू थी, जब वो गिर गई उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी लोगों ने उस पर नाराज़गी जताई और अब आपके मैनिफेस्टो में वो अहम मुद्दा है जिसको आप रखते हैं। तो क्या ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं और क्यों आप ये कहते हैं? एक तो ऐसा है कि जब कोश्यारी जी थे यहाँ तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया था, हमने तो बड़ा मोर्चा निकाला था, मोदी जी ने नहीं हटाया उनको। ये इनका छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति प्यार दिखाई देता है, कितना प्यार है। उन्होंने अपमान किया तो भी उनको नहीं निकाला। उन्हें मोदी जी के हाथों से जो पुतला वहाँ स्टैचू बनाया था उसमें भी पैसा खाया और जल्दबाजी करके उन्होंने वो स्टैचू का अनावरण किया था, वो 8 महीने में गिर गया। क्या आपको लगता है कि उसका बैकलैश बीजेपी को इस बार मिलेगा? जरूर आएगा। महाराष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हमें संस्कार दिए हैं, गद्दारों को माफ नहीं करना, महाराष्ट्र के लुटारू है उनको माफ नहीं करना, महिलाओं का सम्मान करना। अब महिला तो असुरक्षित है, उनकी तो कोई सुन नहीं रही है। और जो लाड़की बहन योजना है, जैसे लग रहा है कि ये तो हमारे नौकर है, भावना जो है उसके पीछे वो बहुत ही गिरी हुई गंदी बात है कि उनके जो सांसद है महाडिक, उन्होंने कहा कि महिलाओं के फोटो खींचो, पैसा हमसे लेना है और मीटिंग में उनके जाने नहीं चलेगा। अरे क्या है। और एक उनकी प्रत्याशी है, उन्होंने कहा कि अगर वोट नहीं दिया तो हम आपसे 3,000 रुपये वसूल करेंगे। तो आपको लगता है कि ये ब्लैकमेल की तरह यूज किया ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनको लगता है कि 1500 दिया तो महिला अपनी नौकर होगी। ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं होने देंगे। और इसलिए वो संस्कार कायम रखने के लिए जितनी सारी आपत्ति है उसके साथ कैसे लड़ना चाहिए वो सीख हमने जिनसे ली। वो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता है, भगवान है, और उनका मंदिर मैं हर जिले में बांधूंगा। वो सिर्फ मंदिर नहीं रहेगा, घंटा बजाने वाला मंदिर नहीं रहेगा, वो संस्कार पीठ रहेगा। एक मुद्दा जो आपके बारे में बार बार कहा जाता है, आपने काफी बार कहा है कि मेरा हिंदुत्व इंक्लूसिव है, जो सबको काम दे, सबके हाथों में राम और हाथ को काम। जी, लेकिन आपको क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा जाता है कि वोट जिहाद की वजह से आप लोकसभा चुनकर आए। आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे आप पहले बताइए, मतलब आपको नहीं पूछ रहा हूँ, जो भी आरोप मुझ पर लगा रहे कि वोट जिहाद का मतलब क्या है। आपका सत्ता जिहाद चलता है, आप जब महबूबा मुफ्ती के साथ बैठते हो तो वो चलता है, मुफ्ती मोहम्मद के साथ बैठते हो तो चलता है, नीतीश कुमार के साथ चलता है, चंद्रबाबू के साथ चलता है, तो वो सत्ता जिहाद आपको चलता है। और फिर आप एक बार अगर आपको नहीं चाहिए वोट तो डिक्लेयर करो कि इस देश में किसको मतदान करने का अधिकार है और किसको नहीं है, फिर बात एक मामला ही खत्म हो जाएगा। आप करो ना, क्यों नहीं करते? आप 10 साल बैठे हैं ना वहाँ। अभी दुर्भाग्य की बात है कि और अभी 5 साल, मैं तो चाहता नहीं, लेकिन 5 साल बैठेंगे तो आप करो। संविधान बदलना चाहते थे ना, तो बदलो ना संविधान, हिम्मत है तो बदलो और बताओ कि इस देश में इनको मतदान का अधिकार है, इनको नहीं है, इनको है, इनको नहीं है, बताओ, करो कानून। अब अगर आपको वोट मिलते हैं तो वोट जिहाद नहीं है, वो क्या, वो वोट प्यार है। ये क्या बेवकूफ़ी है वो। लेकिन चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो,
जब वो मुंबई में आते हैं तो बाला सबसे साहब के पहला नाम पर लक्ष्य आपको उनको बाला साहब आपको के नाम ठहराते पर हैं। वोट मांगने की स्थिति आ गई है। बाला साहब के नाम पर दे दे बाबा, तो हिंदू आपको हृदय लगता है सम्राट कि के नाम उनको पर दे दे खुद बाबा। खुद से उनको वोट्स नहीं नहीं मिलता मिलेंगे है। लोकसभा महाराष्ट्र ने में? दिखाया और उनकी सभाएं बोल रही है कि अभी सबको बाला साहब का नाम लिए बगैर राजनीति में रहना महाराष्ट्र में मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। शिवाजी पार्क पे भी उनकी अभी सभा हुई हाल ही में, उस पे भी तब भी आपको ये अपील की गई कि आप राहुल गांधी से एक वाक्य बुलवाएं जिसमें वो वीर उसी सावरकर शिवाजी हो। पार्क पर कल बाला साहब मतलब उनका स्मृति दिन है, उसी स्मृति स्थल पर जब महाविकास आघाड़ी की मीटिंग थी तो मैं वहाँ मौजूद था। मेरे सामने राहुल गांधी जी ने वहाँ अभिवादन किया था। तो अब मुद्दों की बात बोलो ना। अगर बाला साहब ने 2014 में मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे साथ गठबंधन तोड़ा? 2019 में मैंने क्या बिगाड़ा था? मैंने मेरे पिताजी को दिया हुआ वचन निभाने के लिए आपको कहा था, आपने हाँ कहकर फिर ना क्यों कहा? और उसी रूम में जहाँ हम मंदिर मानते हैं उसी रूम में बैठकर बाला साहब के रूम में बैठकर उन्होंने मुझे अमित शाह ने प्रॉमिस किया था, तो वो तोड़ा। तो आप क्या सिखाते बाला साहब का प्यार? नहीं, लेकिन उसी दौर के बारे में चाहे अजित पवार हो चाहे देवेंद्र फडणवीस हो कहते हैं, अजित पवार ने कहा कि बैठक शरद पवार के साथ हुई जिसमें अदानी ये के दूसरी घर पे बैठक है, ये मेरी बैठक ये अलग दूसरी थी। बैठक है जिसमें भाजपा ने अदानी के कहा साथ- कि आप क्योंकि नहीं आना चाहते थे, इसलिए शरद पवार को एक साथ लेके 2019 में तो कोशिश हुई। अदानी के साथ जो मीटिंग हुई वो आपको मंजूर है और मेरे पिताजी के रूम में हुई वो नहीं मंजूर है। तो क्या बाला साहब का, आपको बाला साहब का प्यार अधिक है कि अदानी का प्यार अधिक है? तो क्या आपको लगता है कि ये भाजपा का दोगुलापन है? भाजपा तो अभी वो पुरानी भाजपा रही नहीं। इसलिए मैंने मेरे मीटिंग में जितने सारे भाजपा के प्रेमी हैं, भाजपा के प्रेमी, मोदी जी के नहीं, प्रेमियों को मैंने आह्वान किया है कि देखिए ये जो अभी भाजपा वो हाइब्रिड भाजपा हो गया है, तो उसमें बहुत सारे अन्य पार्टी के भ्रष्ट लोग आ गए हैं और ऐसी भाजपा आपको क्या देगी? और महाराष्ट्र लूटने वालों का साथ आप ना दे तो अच्छा है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के साथ गद्दारी होगी। ये आपने आपकी सभा में भी कहा था, आपने कहा कि मैं भाजपा कार्यकर्ताओं के पास जाकर या उनसे बात जाकर करूंगा। मतलब आपके माध्यम से जी। मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूंगा और कल भी कहा था। लेकिन उनसे आपकी अपील है क्या? क्योंकि वो तो भाजपा में ही है और वो तो पक्ष का ही लेकिन वो काम कर रहे महाराष्ट्र हैं। के हैं ना, वो महाराष्ट्र द्रोहियों का हित चाहते हैं कि महाराष्ट्र प्रेमी का? उनके भी बाल बच्चे हैं ना जिनको महाराष्ट्र में रहना है, उनको भी तो रोजी रोटी की आवश्यकता लगेगी कि यहाँ सारे लोग गुजरात चले जाएंगे। मैं गुजरातियों के खिलाफ नहीं हूँ, गुजरात के खिलाफ नहीं हूँ। गुजरात में जो उद्योग जाना चाहते जरूर जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप जोर जबरदस्ती कर मेरे महाराष्ट्र से उद्योग उठा कर लेके जाएंगे, महाराष्ट्र में आने वाले लोगों को आप वहाँ डाइवर्ट करेंगे, वो मुझे नहीं बर्दाश्त। लेकिन अब उद्धव ठाकरे जी एक बात मुझे बताइए, आपने भले ही लोकसभा लड़ी, लोकसभा के जो मुद्दे होते हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं, वो अलग लेवल पे होते हैं। 2019 के बाद ये पहली बार है जहां पे महाराष्ट्र में इतने अलग कॉम्बिनेशंस हमको देखने को मिल रहे हैं, जहां पे एक तरफ ऐसा समझा जाता है कि कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के साथ लड़ेगी, दूसरी तरफ जो 2019 में जिनको रीजनल स्ट्रॉन्ग पार्टीज माना जाता था, जो अब स्प्लिट हो चुकी हैं, की गई हैं जोर ऐसा। जबरदस्ती सत्ता का दुरुपयोग करके 2.5 साल हो गए, हमें कोर्ट का फैसला नहीं मिल रहा है, कोर्ट से कोई फैसला नहीं हो रहा है। ये क्या है, कौन सी डेमोक्रेसी है? तो इस इलेक्शन में जब आप शिंदे गुट के खिलाफ आपका पक्ष खड़ा रहेगा, अजित पवार गुट के खिलाफ शरद पवार का पक्ष खड़ा रहेगा, ये बैटल आप कैसा होते हुए देखते हैं? मैं तो यही कहता हूं क्या कि सेंटिमेंट है लोगों मर्द में? के सामने नामर्द है ये लोग। मेरे दोनों की पार्टी चुरा कर, उनका सिंबल चुरा कर आप लड़ना चाहते हो, आप तो नामर्द क्या औलाद हो। आप में अगर हिम्मत है तो आपके पिताजी का फोटो लगाओ, आपकी नई पार्टी बनाओ। मेरा नेतृत्व आपको मान्य नहीं है तो मेरी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाओ ना, किसने रोका है? लेकिन आप लोगों के मन में संभ्रम क्यों पैदा कर रहे हो? कई सारे, जैसे अशोक चौहान चले गए भाजपा में, कांग्रेस तोड़ने की कोशिश नहीं उन्होंने की, ठीक है, नहीं मंजूर तो चले गए। लेकिन ये जो लोग हैं नामर्द है, सिर्फ गद्दार नहीं, नामर्द है। और नामर्दों के साथ लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन करनी पड़ रही, मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन फिर लोगों में इसके बारे में क्या सेंटिमेंट है? क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये लेगेसी का बैटल है।
नहीं, लेगेसी का क्या लेगेसी? जैसे कि बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी, आप क्या? एकनाथ शिंदे स्टेज पे कहते हैं कि वही बाला तो मैं साहेब कहता हूं ना, ठाकरे के जो legacy- सपने हैं वो मोदी ने पूरे किए, ना कि आपने। क्या नवाज शरीफ का केक खाना बाला साहब का सपना था? वो कहते हैं राम मंदिर तो मोदी ने पूरा किया। वो जो लीक हो रहा है, लीकेज वाला राम मंदिर बनाए, मंदिर वही बनाएंगे और लीक करके दिखाएंगे, ये नारा नहीं था। आधा अधूरा मंदिर बनाएंगे, ये नारा नहीं था। और जहां अयोध्या में कारसेवकों ने बलिदान किया, वहां लोढ़ा टावर के लिए कारसेवक नहीं गए थे। लोढ़ा जा रहा है, गुजरात के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर वहां गए, इसलिए तो अयोध्या में हारे वो लोग। तो आपको लगता है कि ये और लेगेसी मंदिर बैटल वही सेटल्ड है? बनाएंगे और धंधा भी हम ही करेंगे, ऐसे ऐसे नारा नहीं था वो। धंधा भी वही करेंगे, उस पे से आप मुझे याद दिला रहे हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे, ये नारा महाराष्ट्र में बार बार भाजपा की तरफ से दिया जा रहा है। मतलब उसका अर्थ बताओ ना क्या है? उसका अर्थ जो है, ना खुद अजीत पवार उससे राजी हैं, ना अशोक चव्हाण राजी हैं, ना पंकजा मुंडे राजी हैं। तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में ये नरेटिव चलेगा, बटोगे तो कटोगे? उसका अर्थ बताओ, कौन बैठेगा और कौन काटेगा? अब ये तो भाजपा ही बताएगी। वो कहती है कि अगर जब जब लोग अलग हुए हैं तब तक परकीय कब अलग शक्तियों हुए ने, हैं? 75 साल में कब अलग हुए और कब काटे गए? और मैं चीफ मिनिस्टर था, कितने लोग बांटे गए और कितने लोग काटे गए? मैं था, दिल्ली जल रही थी, मेरा महाराष्ट्र नहीं जलने दिया मैंने। लेकिन उन्होंने कहा कि दिल्ली में उसका तो- फायदा दिल्ली- आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में हुआ। तो आपत्ति क्या है? मैंने बंटने नहीं दिया, ना ही मैंने कटने दिया, तो अच्छा किया कि बुरा किया? ना ही मैं बंटने दूंगा, ना ही मैं काटने दूंगा, ये मेरा कर्तव्य है, मैं कुटुंब प्रमुख हूं। लेकिन आपको तो लगता है मैं कि चीफ मिनिस्टर था, तब ऐसी एक हरकत मुझे बताओ कि जहां ये बातें हुई। क्या आपको लगता है कि ये स्पेसिफिक कम्युनिटी को काटने के लिए या उनको नहीं, ये लोगों उनकी को अपीजमेंट के नहीं, खिलाफ? लोगों को गुमराह करने की कोशिश है, ना ही कुछ दे सकते हैं। ये सब लेने वाले लोग हैं, लोगों का सुख इन्होंने छीन लिया है। महंगाई की मार इतनी, अभी मतलब मुझे आज भी वो दिन याद है, सुषमा जी का फोन आया था और यहाँ गणेश जी का त्यौहार होने जा रहा था। गैस सिलेंडर कुछ उस वक्त क्या 400 या 300 या 200 ऐसा कुछ हुआ था, अब तो 1000 के ऊपर चला गया। तो उन्होंने फ़ोन किया था, भारत बंद का ऐलान किया था। और बाला साहब ने मुझे कहा था कि उद्धव, गणेश जी का त्यौहार है, गणपति जिसके दर्शन के लिए चंद्रचूड़ जी के घर में नरेंद्र मोदी गए थे, वही त्योहार था। क्या आपको और आपत्तिजनक लगता है वो? अब क्या मिला उससे, देखा ना आपने? तो वही त्योहार था और पहले दिन, गणपति त्योहार का पहला दिन था और इन्होंने ऐलान किया था भारत बंद। हिंदू थे लेकिन ना, क्या हिंदू। आपको लगता है कि उन्होंने नहीं जाना चाहिए था? नहीं, वो छोड़ो ना, पहले मेरी बात पूरी कर दो। तो क्या आप हिंदू हैं ना, तो गणेश जी के पहले दिन पर आप भारत बंद कर सकते हो? तो बाला साहब ने कहा कि नहीं करेंगे, हम कुछ तो डेमोन्स्ट्रेशन या ऐसे कुछ करेंगे। हम चले गए सिद्धिविनायक के यहाँ, सुषमा जी का फोन आया, अरे भाई भारत बंद तो हम सब करने जा रहे हैं। मैंने बोला हम नहीं करने जा रहे, हमारे यहाँ तो गणेश जी का आगमन होने जा रहा है। गणेश जी का नहीं, वो तो फिर वो क्षत्रिय है, तो उस वक्त गणेश जी क्षत्रिय थे और उस वक्त तो दाम कितने बड़े थे, 200 तो का अब 300 आप पे हुआ जो था। आरोप लगाया जाता है लेकिन कि अब- आपने मंदिर बंद कर दिए। सुनो तो सही, मंदिर उस वक्त नहीं बंद किया था, कोरोना के समय किया जी। था। तो ये कोरोना बढ़ाना चाहते थे, मैंने खाली थाली नहीं ना बढ़ाई, गो कोरोना नहीं किया। मैंने जो करने की आवश्यकता थी इसलिए गुजरात और जो यूपी में हुआ वैसा महाराष्ट्र में नहीं होने दिया मैंने। वहां तो लाशें खुले मैदान में जलाई जा रही थी, चिता भड़की थी। तो मेरा एक समाधान की चीज है कि महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं हुई और इंटरनेशनली वो अप्रिशिएट हुआ, चाहे यहाँ का बिल्कुल, धारावी बिल्कुल। मॉडल हो या तो मुंबई ना ही में। मैं बटने दूंगा, ना ही मैं कटने दूंगा। तो मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो ये सारी बातें नहीं हुई थी, दिल्ली जली थी लेकिन महाराष्ट्र नहीं जला था। लेकिन आपने अभी चंद्रचूड़ का मुद्दा उठाया, क्या आपको लगता है कि पंतप्रधान ने नहीं जाना चाहिए था या उन्होंने नहीं बुलाए जाए थे? वाज इट रॉन्ग? नहीं, चंद्रचूड़ जी के लिए अभी तो मैं सलाह देने इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन चंद्रचूड़ जी अगर लेक्चरर बनते तो उनका नाम और अच्छा हो जाता कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये गलत है, वो अच्छा है। ये अगर करते हुए वो दुनिया में घूमते ना तो लोग कहते अरे क्या नॉलेज है इनका कानून का, वाह वाह भाई वाह। बट डू यू थिंक इट वाज रॉन्ग फॉर हिम टू इनवाइट? पर्सनल बातें, एक कुछ तो प्रोटोकॉल होता है, लोगों के सामने जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कोई संजोग की बात नहीं है कि 2 साल हम जब उनके पास न्याय की मांग कर रहे थे तब न्याय नहीं मिला। सारी बातें खुलेआम है,
शेड्यूल 10 वगैरह सब कुछ दिख रहा है, उसके ऊपर चंद्रचूड़ जी ने कुछ कमेंट भी पास किए थे, तो सब मामला साफ दिखाई दे रहा है, तो अभी निर्णय निकाल कोई क्यों नहीं मिला। तो खैर वो तो बात है। उद्धव ठाकरे जी, अभी आखिरी, मुझे माफ करिए, आखिरी 2 सवाल जिनके बिना ये इंटरव्यू नहीं चलो, पूरा हो लेकिन अभी सकता मुझे निकलना है। है। एक अभी सवाल है कि अभी बहुत सारे स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के जो एमएलए उनमें से कुछ लोग आपके टच में हैं, तो क्या हम देख सकते हैं कि इलेक्शन के नहीं, बाद टच कुछ में अलग तो- कॉम्बिनेशन टच में देखने को थे मिलेगा भी, या लोग वापस आएंगे, टच घर में वापसी थे होगी? भी और है भी, लेकिन मैं गद्दारों को लेने वाला नहीं हूँ, वैसे भी वो गद्दार जीतने वाले हैं नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अब एहसास हुआ है कि उन्होंने बहुत ही बड़ी गद्दारी की है, गलती की है। वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार थे मुझे, लेकिन मैंने कहा अब आपकी जगह दूसरे लोगों ने ली है, आप जहाँ हो खुश रहो। ऐसे कितने लोग थे? अभी है मुख्यमंत्री पद के लिए महायुति में हम देख रहे हैं कि तीनों ही पक्ष अपने अपने नेताओं के चेहरे आगे कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री आगे के बनेंगे। लेकिन महाविकास आघाड़ी में शुरुआत में आपने ये अपील की थी कि कोई एक चेहरा हम दें, जो कोई भी हो, और उस पे रैलिंग हो। वो बात नहीं मानी अब गई। खैर वो तो समय निकल गया। हमेशा प्लस माइनस पॉइंट रहते हैं। मेरा मानना है कि एक चेहरा देना चाहिए था, लेकिन फिर बाद में ये भी हो सकता है, अरे देखा चेहरा दिया तो फायदा भी हुआ, ना देते तो ना ही होता, नहीं दिया इसलिए अच्छा हुआ, ये सारी बातें होती है, लेकिन वो बात गई। लेकिन अब सवाल है, जैसे महायुति में हर कोई चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, तो फिर वो महाराष्ट्र को क्या देंगे? और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ हम तीनों बैठकर बात करेंगे और महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देंगे, लेकिन हम महाराष्ट्र द्रोहियों के हाथ में नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन शरद पवार ने कहा जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी कोई आपत्ति उसका नहीं, मुख्यमंत्री कोई आपत्ति बनेगा। नहीं। तो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, कोई सुप्रिया आपत्ति सुळे नहीं, के नाम पे, कोई आपत्ति नहीं। अगर सुप्रिया सुळे क्यों, वो जितेंद्र आव्हाड, राजेश टोपे, राजेंद्र शिंगणे या और किसी को करना चाहते हैं, नीलेश लंके को भी अगर वो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे जी, आपके टाइम जय के लिए जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दिस वाज उद्धव ठाकरे इन अ स्पेशल कॉन्वर्सेशन विथ द हिंदू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज विनया देशपांडे।